Hello everybody. This is the 8th day of 50 days 50 marks series. As you know कि हमने जो 7 days गए हैं अभी उसके अंदर ABM component के लिए जो भी important topics थे starting from unit number 1 till unit number 5 वो कवर कर लिए हैं एंड आई होप कि आपने वेरियस टाइप ऑफ MCQ सॉल्व किए होंगे बेस्ड ऑन द concepts which we have studied. अब वेरियस टाइप्स ऑफ MCQ से मेरा मतलब क्या है? द MCQs which are in line विद द पैटर्न ऑफ कैब एग्जाम. ओके, ऐसा नहीं है कि आपने कोई भी एमसीक्यू या कोई भी टाइप का एमसीक्यू जो है वो सॉल्व करके देख लिया. नो, ऐसा नहीं होना चाहिए. आपके पास एक स्पेसिफिक डायमेंशन होनी चाहिए कि आपने इसके बियॉन्ड नहीं जाना है और जो क्वेश्चंस हैं वो कौन से टाइप के पूछे जाते हैं ये आपके माइंड में होना चाहिए. फॉर एग्जांपल वन लाइनर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, देन मल्टीपल स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अलॉन्ग विद दैट केस स्टडीज भी पूछी जाती हैं आपकी कैब एग्जाम में. एंड वन मोर टाइप ऑफ क्वेश्चन इज आस्क्ड जिसके अंदर क्या रहता है कि आपके पास ऑप्शंस नहीं गिवन होती. फाइन, यू विल हैव टू टाइप इन दी इन द एग्ज़ाम ओनली कि आपको जो मॉनिटर होगा उसमें टाइप करना है यूजिंग द कीबोर्ड विच इज़ बिंग प्रोवाइडेड. ओके, तो ये जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं ये आपने ज़रूर से अटेम्प्ट करके देखने. सोर्स कोई भी हो सकता है बट प्रैक्टिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, एज यू नो दैट वी हैव कम अप विद आर कैब 2024 मास्टर कोर्स जहाँ पे आपको चारों कंपलसरी सब्जेक्ट दैट इज ABM, BFM, ABFM और BRBL का कॉम्प्रीहेंसिव कवरेज मिलने वाला है. इस कोर्स के बियॉन्ड आई डोंट थिंक सो कि आपको कोई और रिसोर्स चाहिए होगा. हाँ, जो मैकमिलन की बुक है आपकी IIBF पब्लिकेशंस की, IIBF प्रिस्क्राइब्ड मैकमिलन की जो बुक है वो आपने ज़रूर से एक बारी ओवरव्यू लेना है उसका, बिकॉज कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं जो कि पढ़ के समझ में आते हैं, है ना. तो जो ग्लॉसरी है या फिर जो कीवर्ड्स हैं वो ज़रूर से आपने उस बुक में देखने हैं. और जो हर एक चैप्टर के बाद एक एक्सरसाइज दी हुई है जिसके अंदर वेरियस क्वेश्चन आ रहा है वो ज़रूर अटैम्प्ट करना है आपने अलॉन्ग विद द कोर्स. फाइन, तो 20+ लाइव क्लासेस जो हैं वो मिलेंगे आपको कोर्स में. 400+ कॉन्सेप्ट क्लासेस विल बी देयर, 150+ चैप्टर वाइज टेस्ट एंड 20 फुल लेंथ मॉक टेस्ट विल आल्सो बी प्रोवाइडेड. तो ये जो पोर्शन है दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रैक्टिस. एंड यू नो दैट क्योंकि आपने जैब एग्ज़ाम ऑलरेडी क्वालिफाई कर लिया, आई एम एज्यूमिंग, तो यू ऑलरेडी नो दैट प्रैक्टिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन इन जैब एंड कैब एग्ज़ाम. Fine. So right now we are running various discounts on this particular course. You can check it out on our website and do enroll in the course if you find the content useful. So today's unit, or particularly today's topic, is your mathematical definition of probability and conditional probability. Now as you know this is the second, or you can say first most, depending on the type of exam or depending on the एग्ज़ाम इन विच यू हैव अपीयर्ड. जैसे कि नवंबर साइकिल में जो लास्ट ईयर हुआ था उसके अंदर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यूनिट मॉड्यूल ए में से अगर आए थे तो वो यूनिट नंबर 6 से आए थे. एंड इन जुलाई साइकिल ओनली जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए मॉड्यूल ए के वो यूनिट नंबर 3 से आए हैं. फाइन, तो इंटरचेंजेबली आप यूज़ कर सकते हो कि जो प्रेफरेंस है या फिर जो इम्पोर्टेंस है वो कौन से यूनिट की ज़्यादा है. बट अगेन अगर मॉड्यूल ए की हम बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट में ये यूनिट ज़रूर से आएगा. फाइन, सो द यूनिट्स नेम इज़ थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी और टॉपिक जो है वो हम देखेंगे मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है प्रोबेबिलिटी की और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है. अगर आपको इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया देन आई एम श्योर कि जो आगे आने वाले कॉन्सेप्ट्स हैं वो ईजिली ग्रास्प कर पाएंगे. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले प्रोबेबिलिटी होता क्या है? इट इज़ द मोस्ट सिंपल, आई वुड से मोस्ट सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स, बिकॉज इसके अंदर आपको चांसेस जो हैं या पॉसिबिलिटी जो है वो फाइंड आउट करनी होती है. ठीक है, सुनने में इजी लग रहा है हमें. एंड वंस यू आर थ्रू विद द न्यूमेरिकल्स और द फार्मूलाज देन यू विल से कि हाँ इतना ज़्यादा मुश्किल था भी नहीं ये चैप्टर. ऑल्दो आई नो कि काफ़ी स्टूडेंट्स होंगे जिनको इस चैप्टर से थोड़ा सा ऐसा लगता है कि न्यूमेरिकल थोड़े से अलग टाइप के आते हैं एंड द फार्मूलाज आर नॉट दैट स्ट्रेट फॉरवर्ड. बट अगर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगी हमारे पास देन वी कैन ईजिली से कि ये जो एग्ज़ाम है या फिर ये जो चैप्टर आएगा इस एग्ज़ाम में उसको हम ईजिली क्रैक कर सकते हैं. सो द चांस और पॉसिबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट इज नोन एज प्रोबेबिलिटी. हिंदी में अगर हम बोलें या फिर नॉर्मल लैंग्वेज में बोलें कि आपके पास कितना चांस है, ऐसा बोल देते हैं ना कि कितना ज़्यादा हमारे पास एक पर्टिकुलर इवेंट हो सकता है, बारिश होगी या नहीं होगी. इसके बारे में अगर हमसे कोई पूछे कि क्या पॉसिबिलिटी है तो उस पर्टिकुलर चांस को या उस पर्टिकुलर पॉसिबिलिटी को अगर मैं
नंबर्स में बोलूँ कि हाँ 60% चांस है या फिर तो 0.6% चांस है, देन वी विल से कि हम प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। जो पॉसिबिलिटी है या फिर जो चांस है उसको तो हम क्या बोलेंगे कि बेसिकली ये हमारी एक एजम्पशन है, फाइन, या प्री नोटेशंस है हमारे माइंड में बेस्ड ऑन द प्रीवियस रिजल्ट्स। बट अगर हम उसी पर्टिकुलर चांस को, उसी पर्टिकुलर पॉसिबिलिटी को एक नंबर दे दें, देन वी विल से कि हाँ दिस न्यूमेरिकल मेजर इज नोन एज योर प्रोबेबिलिटी, फाइन। तो वो चांस को हम प्रोबेबिलिटी नहीं बोलते जब तक नंबर नहीं इन्वॉल्व है, वी कैन नॉट से कि इट इज़ अ प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट। सो एग्जाम्पल भी यही दिया हुआ है, बारिश वाला ही, रेन वाला। सपोज इट सेज दैट देयर इज अ 60% चांस ऑफ रेन दैट मे अकर ऑन दिस वीकेंड। तो 60% और 0.6 इज कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेनिंग, फाइन। जब तक मैं ये बोल रहा हूँ कि आपके अगर क्वेश्चन आपके माइंड में आता है कि आज बारिश होगी या नहीं होगी, विल इट रेन और नॉट, ओके। सो इफ माई आंसर इज येस और नो, तो दिस इज व्हाट यू आर टेकिंग अ चांस। सर्टन तो किसी को भी नहीं पता ना कि बारिश होगी कि नहीं होगी, फाइन। बट जैसे ही मैं बोलूँगा कि देर इज 60% चांस कि आपके जो है ड्रेन में अक्कर, देन आई विल से कि मैंने प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट यूज़ किया है, फाइन। कि 7 डेज होते हैं एक वीक में, तो लास्ट 7 डेज में सपोजिंगली आपके पास 3 डेज जो है वो बारिश हुई है, मानसून का सीज़न हम मान रहे हैं, तो ये हो जाएगी प्रोबेबिलिटी कि हाँ हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है वो इतनी हुई दैट रेन में अक्कर और इट मे नॉट अक्कर, फाइन। दो ही चांसेस हो सकते हैं, या तो होगा या नहीं होगा। ऐसा तो नहीं है कि बीच में कुछ हो जाएगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। तो वेल डिफाइंड चीज़ होनी चाहिए। अगर आप डिफाइन कर पा रहे हो उस चीज़ को येस और नो में, देन यू विल से कि आपका जो चांस है या जो पॉसिबिलिटी है उसकी बात हो रही है, और इस येस और नो को आप कॉन्क्रीट एक मेजर दे पा रहे हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू दे पा रहे हैं, देन यू विल से कि प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द स्पिनर लैंडिंग ऑन ब्लू। अब ब्लू कौन सा है यहाँ पे, ये जो कलर दिख रहा है आपको, दिस इज व्हाट ब्लू कलर, और दिस आर दी वाइट कलर्स, फाइन। इस केस में ब्लू कलर है ही नहीं, तो द चांस और प्रोबेबिलिटी विल बी इम्पॉसिबल, फाइन। एंड इफ यू विल से कि यहाँ पे क्या होगा, इट इज अनलाइकली, क्योंकि दो हैं तो चांसेस आर लेस। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे क्या है, इवन चांस है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। वाई, बिकॉज जितने हाफ्स वाइट हैं उतने ही हाफ्स ब्लू हैं। और जो लास्ट है यहाँ पे वेरी लाइकली है, बिकॉज सिर्फ एक ही हाफ है विच इज ऑफ द कलर वाइट, बाकी सारे के सारे ब्लू हैं, फाइन। तो ये तो हो गया चांस की बात। अब अगर मैं इसमें आपसे पूछूं कि प्रोबेबिलिटी क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी जो है ये दोनों कॉन्सेप्ट यूज करेगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नंबर बोल दिया और हो गया आपका काम, नो। प्रोबेबिलिटी के अंदर आपको दोनों डिफाइन करने हैं। सपोजिंगली इवन चांस की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ नंबर ऑफ, आपने प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पिनर लैंडिंग ऑन ब्लू, ब्लू कलर पे। तो इक्वल हाफ्स हैं यहाँ पे, सपोजिंगली क्वेश्चन में ये गिवन है कि 6 इक्वल हाफ्स हैं, तो आपके पास प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि ब्लू पे लैंड करे। तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितने हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, फाइन। स्पिनर इन 6 में ही जा सकता है, इसके अलावा तो नहीं होगा, टूट जाए तो अलग बात है, बट वैसे 6 ही है, फाइन। तो 6 होगी आपकी यहाँ पे नंबर ऑफ इवेंट्स विच कैन अक्कर, और इसमें से ब्लू कितने हुए, 1 2 3, तो 3/6 विल बी दी प्रोबेबिलिटी। एंड अगर आप इसको और बाइफरकेट करना चाहते हैं या फिर और इसको वेल डिफाइन करना चाहते हैं, देन यू विल से दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/2 is having an even chance of occurrence, fine, even chance of occurrence। तो अगर आप वेल डिफाइंड एक पर्टिकुलर केस को प्रोबेबिलिटी के थ्रू समझना चाहते हैं, देन दिस इज द लैंग्वेज विच यू विल यूज, फाइन। तो अब आ जाते हैं कुछ कॉन्सेप्ट्स में जो कि आपको मे बी पता भी हो पहले, बट हमें ऑलरेडी इतना जो है हमने फर्स्ट 5 यूनिट्स में पढ़ लिया है कि थोड़ा सा ब्रशअप करना ज़रूरी है। तो फैक्टोरियल, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट्स। सो इनको एक बार देख लेते हैं, बिकॉज क्वेश्चंस में और यू कैन से न्यूमेरिकल्स में ये इस टाइप के आपके पास कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं। तो इन मैथमेटिक्स फैक्टोरियल इज इक्वल टू व्हाट, प्रोडक्ट ऑफ ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स, फाइन। कभी भी आप जब फैक्टोरियल की बात करोगे तो यू कैन नॉट टॉक अबाउट अ नेगेटिव इंटीजर और अ नेगेटिव वैल्यू, फाइन, विच इज लेस देन और इक्वल टू द गिवन पॉजिटिव इंटीजर। मतलब क्या हुआ इसका, इसका बेसिकली हमें जो मतलब है वो कैसे समझना पड़ेगा, थ्रू एग्जाम्पल, फाइन। अगर मैं एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल लूँ 5 फैक्टोरियल का, तो इसके अंदर क्या क्या समझना है आपको। देखो
5 फैक्टोरियल लिखा है यहाँ पे। ओके, तो फैक्टोरियल ये है कि नहीं है कैसे पता लगेगा? इस साइन से। दिस इज कॉल्ड द एक्सक्लेमेशन साइन। फाइन, एक्सक्लेमेशन साइन। इस एक्सक्लेमेशन साइन से हमें पता लगेगा कि हाँ फैक्टोरियल की बात हो रही है। तो 5 फैक्टोरियल अगर मैंने कोई नंबर लिया तो इसको मैं कैसे लिखूंगा? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। कौन से पॉजिटिव इंटीजर होंगे? 5 खुद में एक इंटीजर है एंड इट इज पॉजिटिव। फाइन, नेगेटिव का तो कोई साइन है ही नहीं ना। विच आर लेस देन और इक्वल टू द गिवन पॉजिटिव इंटीजर। तो ये पॉजिटिव इंटीजर 5 गिवन है, इससे कम कौन से इंटीजर होंगे? 0 से और 5 के बीच में कौन से इंटीजर आएंगे वो आप बताओ? 1, 2, 3, 4। ओके, ये तो हो गए लेस देन 5, और इक्वल टू दैट पर्टिकुलर इंटीजर ऑल्सो, तो 5 भी आएगा। अब इसमें हमने क्या कर देना है? वी विल हैव टू मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव बोला है ना, तो मल्टीप्लाई 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 मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा आपका व्हाट? 5 फैक्टोरियल। ऐसे कोई भी फैक्टोरियल है जिसके अंदर पॉजिटिव इंटीजर की बात हो रही है, यू कैन इजीली फाइंड इट आउट। फाइन, आंसर वुड बी 120। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे कि कुछ क्वेश्चंस में, मतलब अभी तक तो नहीं पूछा गया है जब इस कैब एग्जाम में, बट चांसेस आर देयर कि आपके पास कोई केस स्टडी ऐसे पूछ ली जाए, मैथमेटिकल केस स्टडी, वहाँ पे आपसे अगर प्रोडक्ट पूछा जाए कि प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स क्या होगा, तो आपको जो डिनोशन है वो पता होना चाहिए। बिकॉज कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस जो हैं वो डायरेक्टली पूछे जाते हैं, बट हमारे लिए थोड़ा टफ हो जाता है। तो अगर पहले ही उसको याद करके रखेंगे, पहले ही रिवाइज करेंगे, तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो एन फैक्टोरियल इज इक्वल टू व्हाट? एन मल्टीप्लाई बाय एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाय एन माइनस टू मल्टीप्लाई बाय सो ऑन टिल 2 मल्टीप्लाई बाय 1। ओके, 1 तक हमें लेके जाना है, 0 पे हमें नहीं जाना। अब आपके माइंड में आएगा कि अगर 0 फैक्टोरियल की बात हो रही है सपोजिंगली, तो उसका आंसर क्या होगा? अगेन इट विल बी 1। कैसे आया 1? क्यों आया 1? ये जो है इट इज़ सब्जेक्ट टू द डेरिवेशन, और डेरिवेशन जो है हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो हमको सिर्फ ये याद रखना है कि 0 फैक्टोरियल इज़ 1 एंड 1 फैक्टोरियल इज़ ऑल्सो 1। ये दो चीज़ें अगर याद रखेंगे तो हमारे लिए और चीज़ें आसान हो जाएंगी। सो ये जो फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट है, इट इज़ नोन एज फैक्टोरियल एन। ओके, एन फैक्टोरियल का अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि एन फैक्टोरियल इज इक्वल टू व्हाट, तो आपने ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिंपली जो मतलब ऑप्शन होंगे उसके अंदर ये आ जाएगी एन मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल। नो, ये रॉन्ग हो जाएगा कम्प्लीटली, बिकॉज यहाँ पे एन डिफाइंड नहीं है, और जब एन डिफाइंड नहीं रहता है तो हमको सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट लेना है विच आर लेस देन और इक्वल टू द गिवन पॉजिटिव इंटीजर। फाइन, पॉजिटिव इंटीजर इज n, तो n से अगर आप स्टार्ट कर लो इजी करने के लिए, स्टार्ट फ्रॉम n और इससे माइनस करते रहो। फाइन, एक नंबर माइनस कर दिया, फिर एक और नंबर माइनस कर दिया, तो क्या आ जाएगा? n माइनस टू। फिर एक और नंबर माइनस कर दो, क्या आ जाएगा? n माइनस थ्री। फाइन, मल्टीप्लाई करते करते एंड सो ऑन टिल 2 मल्टीप्लाई बाय 1। फाइन, 1 तक लेके जाना है एज यू नो। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। अब सेम ही फॉर्मूला वी कैन राइट इन दिस फैशन ऑल्सो। फाइन, ऐसे भी आप लिख सकते हैं अगर आपको 1 तक नहीं डिनोट करना। वाई आई एम सेइंग दिस, कैसे भी लिख सकते हैं? बिकॉज कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं या कोई केस स्टडी अगर पूछी गई आपसे एग्जाम में, तो उसके अंदर ये हो सकता है कि 2, 1 ऐसे डायरेक्टली नंबर्स ना गिवन हो। फाइन, तो कैसा रिप्रेजेंटेशन होगा वो भी देख लेते हैं। एन मल्टीप्लाई बाय एक माइनस वन, एक इंटीजर माइनस कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय एन माइनस टू मल्टीप्लाई बाय सो ऑन टिल एन, ये मल्टीप्लिकेशन ही हो रही है सारी, माइनस आर प्लस वन मल्टीप्लाई बाय एन माइनस आर का फैक्टोरियल। ओके, अब ये एन माइनस आर क्या है इसको थोड़ा देख लेते हैं। एन माइनस आर इज नथिंग बट पॉजिटिव इंटीजर जहाँ पे r इज ऑलवेज लेस देन n। ओके, r इज ऑलवेज लेस देन n। तो इसको ऐसा रिप्रेजेंट क्यों करा हमने? इसको ऐसा रिप्रेजेंटेशन के अलावा और कोई रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं कि नहीं? नो, सिर्फ दो तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स को, जो कि फैक्टोरियल n से डिनोटेड होता है। एक तो ऐसे एंड सेकेंड वन इज दिस वन, कि r एक नंबर है जो आपने अज्यूम करा है। r ही क्यों यूज करा है? जैसे कोफिशिएंट में हमने देखा था, कोरिलेशन कोफिशिएंट में उसमें r था, अब उसका तो कोई रीज़न नहीं है कि आर क्यों करा। सिमिलरली यहाँ पे भी आर ही होएगा। और अभी जैसे हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, देन यू विल रियलाइज कि जो आर है उसको हम क्या मानते हैं? आर इज डिनोटेड बाय सर्टन थिंग्स। फाइन,
परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के अंदर आर इज द नंबर ऑफ थिंग्स टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम अ ग्रुप और अ सुपर सेट ऑफ एन। फाइन, अब देख लेते हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन होता क्या है। बेसिकली आपको दीज टू, permutation as well as combination, these are the concepts or the methods, fine, these are the methods of selecting r things from n। फाइन, इतना सा बस आपको याद रखना है, इससे ज़्यादा इसके बियॉन्ड जाने की ज़रूरत नहीं है। फंडामेंटल डिफरेंस क्या है? इट इज़ द ऑर्डर ऑफ ऑब्जेक्ट। परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला भी थोड़ा बहुत सिमिलर ही होता है, एंड यू कैन ऑल्सो से कि जो कॉन्सेप्ट है, दो बोथ द कॉन्सेप्ट्स दे टॉक अबाउट द सिलेक्शन ऑफ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि क्वेश्चन में आपको ऐसा ही गिवन होगा कि यू हैव टू सिलेक्ट 10 थिंग्स फ्रॉम 20। फाइन, कुछ भी हो सकता है, तो आपको सिलेक्शन अगर करनी है देन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन आर यूज्ड। और हम थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी में क्यों पढ़ रहे हैं इसको? बिकॉज देयर इज अ प्रोबेबिलिटी और देयर इज अ बेसिकली पॉसिबिलिटी कि ये चीज़ें सिलेक्ट होंगी या नहीं होंगी। फाइन, in permutation the order of objects is very important, that is arrangement must be in the stipulated order of numbers of object taken only some or all at a time। फाइन, अगर आप अरेंजमेंट देखते हैं किसी क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है, फाइन, that you have to select n objects from the given arrangement, then you will use the concept of what? Permutation। the combination is the arrangement of object in which order is irrelevant। fine, arrangement अगर लिखा भी है क्वेश्चन में, then again you can use the concept of combination, but अगर उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अरेंजमेंट के साथ ऑर्डर कोई गिवन नहीं है, देन यू विल डेफिनेटली यूज कॉम्बिनेशन। फाइन, अगर ऑर्डर गिवन है अरेंजमेंट के साथ तो आपने क्या यूज करना है? परम्यूटेशन। और अगर ऑर्डर से फर्क नहीं पड़ रहा उस पर्टिकुलर सिचुएशन में, उस पर्टिकुलर केस में, देन यू विल यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्बिनेशन। डिनोट कैसे करते हैं? परम्यूटेशन इज डिनोटेड बाय दिस पी, फिर ब्रैकेट में एन कॉमा आर और एन पी आर। फाइन, एन पी आर कैसे लिखते हैं? एन पी आर। फाइन, दिस इज द डिनोशन ऑफ परम्यूटेशन। कॉम्बिनेशन एन सी आर। फाइन, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? एन पी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल। सिमिलरली एन सी आर इज एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल एंड मल्टीप्लाई बाय आर फैक्टोरियल एज वेल। फाइन, अब सिंस यहाँ पे ऑर्डर इज इररेलेवेंट, तो जो नंबर ऑफ थिंग्स आप सिलेक्ट करेंगे वो आपको थोड़ा सा सोच के सिलेक्ट करना पड़ेगा, बिकॉज रैंडम सिलेक्शन में प्रोबेबिलिटी जो है वो डेफिनेटिव हो या फिर एक डिफाइंड प्रोबेबिलिटी की तरफ जाए या ना जाए, दैट इज अ कॉज ऑफ कंसर्न। तो इसलिए आपको जो आर का एक फैक्टर है दैट यू मस्ट इंक्लूड इन द पर्टिकुलर केस ऑफ कॉम्बिनेशन। मैथमेटिकल डेरिवेशन, आई एम अगेन रीटरेटिंग दिस थिंग कि वो कम्प्लीटली डिफरेंट होगा। थोड़ा समझ में आए, चीज़ें आसान हो आपके लिए, इसीलिए मैं थोड़ा कोरिलेट करके आपको बता रहा हूँ। अब साथ के साथ हम देख लेते हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का आपस में रिलेशनशिप क्या है। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में एन पी आर इज इक्वल टू आर फैक्टोरियल माइनस एन सी आर। ये आपने याद रखना है फॉर्मूला। डायरेक्ट क्वेश्चन अगर आएगा तो सिंपली फार्मूला यूज करना है एंड यू आर गुड टू गो। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपके पास सपोजिंगली कॉम्बिनेशन गिवन है एंड यू नो द नंबर ऑफ थिंग्स टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम द सुपर सेट, देन यू कैन इजीली फाइंड द परम्यूटेशन एंड वाइस वर्सा। अब आते हैं मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी पे, जो कि आज का हमारा टॉपिक है, बिकॉज इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पहले भी पूछे गए हैं। आपका जो लास्ट साइकिल है जुलाई का, वहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। जो लास्ट ईयर का एग्ज़ाम था उसमें भी डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। सो दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आई वुड से थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी का। देख लेते हैं इसको कि क्या रहता है। थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी के अंदर अगर आपको डिफाइन करना है प्रोबेबिलिटी, तो मैथमेटिकल डेफिनेशन तो उसमें आएगी, प्लस कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे भी हैं जैसे वेरिएंस हुआ या रैंडम वेरिएबल हुआ, उसके थ्रू भी आप इसे डिफाइन कर सकते हैं। बट अभी के लिए लेट्स फोकस ऑन द मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। इफ द सैम्पल स्पेस S of a random experiment consists of n equally likely exhaustive and mutually exclusive sample points and m of them are favorable to an event A, then the probability of event A is given by this particular formula। डिनोशन क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का? जो भी इवेंट आपने बोलना है कि सपोजिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो P
bracket start, then A bracket close. This is denoted like this, probability of A. This will be equal to what? The total sample space, by number of sample space, number of sample points you can say in the sample space, तो ns, and number of sample point in A, that is na. फाइन, तो ये हो जाएगा आपका सिंपल फार्मूला. अब ये क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, थोड़ा और क्लैरिटी मिलेगी आपको. फाइन, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि कुछ वर्ड्स हैं, इक्वली लाइकली, एग्जॉस्टिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, सैम्पल पॉइंट्स. इन तीनों वर्ड्स से आपने एक ही चीज़ जो है वो समझनी है कि आपके पास जो A है, इट इज़ वेल डिफाइंड. फाइन, इट इज़ वेल डिफाइंड इन व्हाट? इन दी सैम्पल स्पेस. ओके, तो एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं, यहाँ पे एक पर्टिकुलर सैंपल है, लेट्स से दिस सैंपल इज S1. ओके, इसके अंदर वेरियस डेटा पॉइंट्स हैं, यहाँ पे वेरियस डेटा पॉइंट्स आर देयर, बट जो डेटा पॉइंट्स A के हैं, सपोजिंगली दे आर व्हाट? 5. दे आर 5, तो दे आर वेल डिफाइंड. ऐसा नहीं है कि रैंडम ही होगा कुछ. समझ में आ रहा है कि जो फेवरेबल होंगे इवेंट A को, दोज डेटा पॉइंट्स आर वेल डिफाइंड, कि हाँ नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स आर 5, यहाँ से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर लो आप. ओके, तो इक्वली लाइकली मतलब, अब ऐसा तो है नहीं कि जो इवेंट A है उसको अक्कर करने के लिए इन पांचों में से एक ही आएगा, या 1 ही आएगा, 2, 3, 4, 5 ही आएगा, कोई भी आ सकता है. तो दे आर, द डेटा पॉइंट्स आर इक्वली लाइकली टू बी सिलेक्टेड. दे आर एग्जॉस्टिव. एग्जॉस्टिव मतलब क्या? दे आर वेल डिफाइंड एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, बट अल्टीमेटली दे आर अ पार्ट ऑफ इवेंट A. ओके, इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, थिंग्स विल बिकम वेरी इजी. ओके, अब हम देख लेते हैं एक और यहाँ पे रिलेशन है इनका, कि M और N जो है, M और N बेसिकली दीज आर द टू सेट्स यू कैन से, जो हमने डिफाइन किए हैं, जिसके अंदर N इज व्हाट? N इज दी सैंपल स्पेस का सेट. सैंपल स्पेस के जो इवेंट्स हैं, सैंपल स्पेस SN बोल सकते हो आप, कुछ भी डिनोट कर सकते हो. देन M क्या है? M इज दी प्रोबेबिलिटी, मतलब M इज दी सैंपल स्पेस ऑफ, M इज दी सैंपल स्पेस ऑफ द इवेंट, जो भी आपसे इवेंट पूछा गया है. एंड 0 इज व्हाट? इट इज दी, बेसिकली इट इज दी लोअर लिमिट ऑफ अ प्रोबेबिलिटी. फाइन, तो प्रोबेबिलिटी जो है, एज यू नो कि प्रोबेबिलिटी इज इन द रेंज ऑफ 0 to 1, इसके बीच में ही रेंज करती है, लाई करती है प्रोबेबिलिटी किसी भी एक इवेंट की. एंड यू कैन ऑल्सो सी कि यहाँ पे जो डेरिवेशन है, बहुत छोटा सा डेरिवेशन दिया हुआ है, बट समझने के लिए अच्छा है ये. यहाँ पे आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि इस यहाँ जो ये पर्टिकुलर 0, M और N की हमने बात करी है ना, ये वाला, इसकी जो हमने बात करी है, यहाँ पे अगर हम डिवाइड कर दें इन तीनों को बाय N, इन तीनों को हमने डिवाइड कर दिया N से, तो 0 by N विल बी व्हाट? इट विल बी 0. लेस देन और इक्वल टू M by N इज व्हाट? M इज दी प्रोबेबिलिटी जो भी आपने फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी ये वाली, M by N. M क्या थे? फेवरेबल टू इवेंट A, और N क्या था? टोटल सैंपल स्पेस. फाइन, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A आ जाएगी यहाँ पे. N डिवाइडेड बाय N विल बी व्हाट? 1. तो प्रोबेबिलिटी A लाइज बिटवीन 0 to 1. ऐसी जो डेरिवेशन है, ऑल्दो दे आर नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस, बट अगर पता हो तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाती हैं चीज़ें, नहीं? अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं. ऑल्दो आई वुड लाइक टू गिव यू अ डिस्क्लेमर कि डायरेक्ट क्वेश्चन यही आया था ये नहीं पता हमें, बट जुलाई साइकिल में क्वेश्चन आया था जिसके अंदर की डाइस के बारे में पूछा गया था एंड प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी थी. फाइन, डाइस पे बेस्ड क्वेश्चन था. ये जो क्वेश्चन है ना, दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन आई कैन से कि ये आपका नवंबर साइकिल में जो क्वेश्चन आया था उसी टाइप का है, और आपके बुक में डायरेक्टली गिवन है. फाइन, वहाँ पे नवंबर साइकिल में ये पूछा था शायद कि द टोटल नंबर्स ऑन द डाइस इज 8 की जगह कोई और नंबर गिवन था, शायद 12 या फिर कुछ ऐसा गिवन था. बट हाँ, जुलाई में भी डाइस पे बेस्ड क्वेश्चन आया प्रोबेबिलिटी का, तो एक बार देख लेते हैं इसे. क्वेश्चन कहता है टू अनबायस्ड डाइस आर थ्रोन. अनबायस्ड मतलब कि आपके पास जो डाइस है उसके अंदर कोई भी मैल फंक्शनिंग नहीं है. फाइन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, फर्स्ट क्वेश्चन सेज बोथ द डाइस शो द सेम नंबर, कि जो दोनों डाइस हैं D1 एंड D2 उनके पास सेम नंबर आना चाहिए, जो n इज इक्वल टू n.
ऐसा कितने केसेस में होगा ये आपने बताना है। दूसरा है दैट द फर्स्ट डाइस जो D1 है इसके अंदर आपके पास कौन सा नंबर है, n शुड बी इक्वल टू 6, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। देन द टोटल ऑफ नंबर्स ऑन द डाइस इज 8, तो n1 प्लस n2 इज इक्वल टू 8, कितनी प्रोबेबिलिटी है कि ये आए। फाइन, अब स्टेप वाइज चलेंगे, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बट हाँ अगर पता नहीं होगा हमें कि स्टेप्स कौन से फॉलो करने, देन थिंग्स विल बिकम टफ। स्टेप वाइज देखते हैं। स्टेप 1 वुड बी व्हाट, आपको सैम्पल स्पेस डिफाइन करनी है। सैम्पल स्पेस क्या होता है कि आपके पास जो भी क्वेश्चन गिवन है उसके अंदर कौन सी पॉसिबिलिटी बन रही है, पॉसिबिलिटी डिफाइन कर रहे हैं हम। फाइन, तभी जब हमने डेफिनेशन दी थी प्रोबेबिलिटी की तो सबसे पहले क्या बताया था, सबसे पहले हमने बताया था कि जो पॉसिबिलिटी या जो चांस है वो क्या रहता है। फाइन, पॉसिबिलिटी क्या क्या है वो देख लेते हैं। दो डाइस थ्रो करी हैं तो स्टार्ट कैसे होएगा, दोनों का 1-1 हो जाए, जो नंबर आया डाइस पे वो 1-1 हो, देन 2-1, 3-1, 4-1, 5-1, 6-1, ऐसा हो सकता है। फिर और कौन सी पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, 1-2, जो सेकंड आपने जब रोल करी दोनों डाइस सेकंड टाइम तो ये नंबर आ सकते हैं, 1-2, 2-2, 3-2, 4, 5-2, 6-2, ऐसे एंड सो ऑन। आपने 6 टाइम्स जो है डाइस को रोल किया है। फाइन, तो दोनों की दोनों डाइस में बेसिकली यही आपके पास आ सकते हैं जो कि सैम्पल स्पेस है, या फिर यू कैन से कि जब आप दो डाइस रोल करते हो तो यही पॉसिबिलिटीज़ आ सकती हैं, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं आएगी। तो ये नोट डाउन कर लिया हमने। आई वुड एडवाइस कि आपको ये याद भी रखना चाहिए कि 2 डाइस का अगर क्वेश्चन आता है तो उसमें नंबर ऑफ सैम्पल्स कितने होंगे, दे विल बी 36। फाइन, 6 मल्टीप्लाई बाय 6, 36 हो जाएंगे। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन ने क्या पूछा था कि बोथ द डाइस शो सेम नंबर। अब सेम नंबर कहाँ कहाँ पे आ रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स तो पता है ना आप सबको, इट इज़ 36 नाउ। फाइन, हर एक क्वेश्चन में 36 से डिवाइड होएगा, ऊपर वाली जो वैल्यू है वो चेंज होएगी, इवेंट ए या फिर बी या सी जो भी आप उसको मान लो। तो बोथ द डाइस शो द सेम नंबर, सेम नंबर जो शो कर रही है डाइस वो कितनी है, मतलब कि कौन सा इवेंट है जिसके अंदर डाइस का नंबर सेम आ रहा है। सेम मतलब 1-1, 2-2, 3-4-4, 5-5 एंड 6-6, तो 6 जो है इवेंट्स उसमें आ रहा है सेम नंबर, तो द आंसर वुड बी 6/36, दैट इज 1/6। फाइन, तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, 1/6, 1 डिवाइडेड बाय 6। देन फर्स्ट डाई शो 6, ये सेकंड क्वेश्चन है। फर्स्ट डाई शो 6 कौन से में आएगा, इस पर्टिकुलर में, इस पूरे के पूरे सेट में आपके पास 6 ही पहले आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, तो अगेन आंसर वुड बी 1/6। इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, 1/6। एंड आफ्टर दैट क्वेश्चन पूछता है कि टोटल ऑफ द नंबर ऑन डाइस इज 8, 8 जो है वो टोटल होना चाहिए इस पर्टिकुलर सैंपल स्पेस में। आप देखो और बताओ कि 8 कितनी बार आ रहा है। सबसे पहला तो आपके पास जो आएगा वो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम, ये देखो यहाँ पे 7 पे ख़त्म हो गया, तो नेक्स्ट जो है ये 8 आएगा। ऐसे आप थोड़ा मतलब अपना जो क्लटर है उसको हटा सकते हो। देन और कहाँ पे 8 आ सकता है, हेयर इट इज़ 8, फिर अगेन यहाँ पे भी क्या आएगा, 8 आएगा, दिस विल बी अगेन 8, और यहाँ पे भी 8 आएगा। तो थोड़ा सा डायगनली अगर आप देखो ना प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस को तो इजी रहता है। मैं ये नहीं कह रहा मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, मैक्सिमम क्वेश्चन में ऐसा हो जाएगा, बट हाँ मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में ये होता है। तो 5 डिवाइडेड बाय 36 विल बी दी राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं था, एज यू नो, यू हैव सीन इट ऑल्सो, बट कॉन्सेप्ट अगर हमें पता होंगे देन ओनली वी कैन सॉल्व इट। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी आपको पता होनी चाहिए, फिर आप डिफाइन करोगे प्रोबेबिलिटी। ओके, पॉसिबिलिटी सैंपल स्पेस, प्रोबेबिलिटी आपका एन ए या फिर जो भी डिवाइडेड बाय एन एस। ओके, लास्ट कॉन्सेप्ट देख लेते हैं आज का, दैट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब वर्ड में ही कंडीशनल लिखा हुआ है तो आप इजीली से समझ भी सकते हैं कि कोई एक ऐसी प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करनी है जिसके अंदर एक कंडीशन गिवन है, कोई एक कंडीशन जो है वो गिवन, और वो कंडीशन क्या गिवन होती है, हमेशा आपने ये याद रखना है कि मोर देन वन इवेंट जो है, और यू कैन से ग्रेटर देन और इक्वल टू
टू इवेंट्स की अगर हम बात करते हैं देन ओनली वी कैन डिफाइन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अगर एक क्वेश्चन है जिसमें दो या उससे ज़्यादा इवेंट्स हो रहे हैं देन ओनली वी कैन डिफाइन द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। दिस इज द थंब रूल, ये पहली चीज़ आपको याद रखनी है। द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए is the probability that the event will occur given the knowledge that an event B has already occurred। अब ये डिफरेंशिएटिंग फैक्टर क्या है इसमें? कुछ क्वेश्चन ऐसा हो सकता है, अभी जैसा हमने ये वाला क्वेश्चन देखा ना डाइस वाला, इसके अंदर हमने सिंपली ये लिख दिया कि टू अनबायस्ड डाइस आर थ्रोन। हमने कहीं नहीं लिखा कि भाई जो फर्स्ट डाइस है उसको हमने 3 बार थ्रो करा, 4 बार थ्रो करा, उसके बाद फिर सेकेंड डाइस को थ्रो करा। नो। अगर सेम चीज़ मैं बोलूँ कि जो इस क्वेश्चन में 3 डाइस मतलब जो 2 डाइस हैं उसमें से पहली डाइस को मैंने 3 टाइम्स रोल करा और उसके बाद मैंने जो सेकेंड डाइस है उसको रोल करा, देन आई कैन से कि ये जो क्वेश्चन है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का है। कैसे? कि आपका जो इवेंट ए है कि जो फर्स्ट डाइस है उसको मैंने 3 टाइम्स रोल कर दिया ऑलरेडी, आई हैव रोल्ड इट थ्राइस और 3 टाइम्स, एंड आफ्टर दैट आई एम गोइंग टूवर्ड्स द इवेंट बी जिसके अंदर की मैंने सेकेंड डाई को 1 टाइम रोल किया। फाइन, समझ में आ रहा है कुछ? कि द प्रोबेबिलिटी of finding that what will be the probability of event B when event A has already occurred. So what is the probability that the second dice will have a particular number or a particular data given the fact that the first die has been thrown thrice? Okay, तो ये क्या बन गया? conditional probability का question. We say the probability of an event A given event B has already occurred and denoted by P A when B has already occurred। probability A when B has already occurred। फाइन, इसको ऐसे ही डिनोट करते हैं। तो न्यूमिनेटर में क्या आएगा? जिसकी प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है, जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, और डिनोमिनेटर में जो इवेंट ऑलरेडी हो चुका है। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ B when A has already occurred। फाइन, अब एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पे जिसके अंदर हम इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स को थोड़ा सा समझ लेते हैं। इफ़ द इवेंट्स ए एंड बी आर सच दैट द अकरेंस ऑफ ए डज नॉट डिपेंड अपॉन द अकरेंस ऑफ बी। फाइन, कौन सा इवेंट हुआ? इस तरह का। देन ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, चाहे आप डाइस जो है वो रोल कर रहे हो दोनों साथ में, बट हैं तो इंडिपेंडेंट ना। आपका ऐसा तो नहीं है कि 3 बार अगर पहली डाइस थ्रो करी उसके बाद ही मैं सेकेंड डाइस थ्रो कर सकता हूँ। दोनों इकट्ठी थ्रो कर रहे हो। द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए गिवन इवेंट बी इज सिंपली द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए दैट इज पी ब्रैकेट में ए। फाइन, तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन होता है जिसके अंदर आपसे आपको ये रिक्वायरमेंट नहीं गिवन है कि द इवेंट ए विल अक्कर आफ्टर द अकरेंस ऑफ इवेंट बी, देन यू विल सिंपली से कि जो क्वेश्चन है या जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में वो आपसे क्या पूछ रहे हैं? दे आर आस्किंग अबाउट द इवेंट विच इज टू बी अक्कर्ड। फाइन, जो इवेंट होना है। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम देख लेते हैं, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का मतलब ये नहीं है कि आपने जो जो इवेंट है उनको सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया। कि मान लो मैंने पूछा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज़ ऑलरेडी अक्कर्ड, इसका आपने आंसर ये नहीं देना कि प्रोबेबिलिटी ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। नो, ऐसा नहीं होगा। व्हेन दिस विल बी अ रॉन्ग आंसर। करेक्ट क्या होता है देख लेते हैं। If A and B are two events of a sample space S associated with the experiment, then probability of simultaneous occurrence, जब भी simultaneous occurrence की हम बात कर रहे हैं, simultaneous occurrence क्या है कि हो तो एक रहा है बट दूसरा भी उसके साथ में ही हो रहा है। फाइन, occurrence of events A and B is given by P A intersection B। this sign is known as what? intersection। और जो U साइन होता है दैट इज नोन एज यूनियन। फाइन, साइंस थोड़े से सिंबल्स आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपको पता होंगे बिकॉज दे आर वेरी बेसिक। ओके, तो जो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है उसको हम कब यूज़ करते हैं? जब आपके पास जो कंडीशन है वो ये गिवन हो कि टू इवेंट्स आर अकरिंग साइमल्टेनियसली एंड यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर इवेंट। फाइन, अब यहाँ पे देखो ये साइमल्टेनियस हो रहा था नहीं हो रहा था लिखा नहीं हुआ था, बट अगर हम सैम्पल स्पेस देखें तो अकरेंस जो है वो साइमल्टेनियस था। बट कोई क्वेश्चन इसमें दिख रहा है आपको जहाँ पे पूछा गया है कि आपने साइमल्टेनियस जो है उसका अकरेंस बताना है? ये पूछा ही नहीं गया, इसलिए हमने यहाँ पे कैलकुलेट नहीं किया। बट अगर यहाँ पे पूछा जाता तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करते, दैट इज पी probability of A intersection B is what? probability of A multiply by
probability that B has already B is occurring when A has already occurred. और for that matter अगर आपको probability of B पता है, मतलब कि B already हो चुका है, then you will multiply it by what? Probability of A when B has already occurred. Okay? हो सकता है, आई एम नॉट डिनाइंग दिस फैक्ट, कि यहाँ पे आपके पास ऑलरेडी जो कंडीशन है वो ना गिवन हो, दैट इज दे आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स. बट अगर इंडिपेंडेंट नहीं है और वो साइमल्टेनियसली अक्कर कर रहे हैं, देन दिस इज द फॉर्मूला. फाइन. अगर इंडिपेंडेंट होंगे तो क्या होएगा यहाँ पे, इसकी जगह क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. देन यू कैन से कि हाँ डायरेक्टली हमने मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे when we are asking about probability A intersection B. ओके. अब आते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट पे. टू इवेंट्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर इफ द अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ वन डज नॉट अफेक्ट द अकरेंस ऑफ द अदर. फाइन. देन क्या आ जाएगा, अभी मैंने आपको बताया, दिस विल बी द राइट आंसर. ओके. तो थोड़ा सा अगर आप रिवाइज करेंगे इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को और क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे, देन थिंग्स विल अगेन बिकम वेरी वेरी इजी. इतना मुश्किल नहीं है. बस आप ये बोल सकते हो कि जो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है उसके बाद जो एडिशन थ्योरम आएगी, एंड आफ्टर दैट जो हम वेरिएंस के साथ डिफाइन करेंगे, उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है कॉन्सेप्ट, बट अगेन आई वुड से अगर प्रैक्टिस करते रहे तो थिंग्स विल बिकम ईजी. So thank you everybody. This was it for this particular lecture. If you like the content which we provide on our YouTube channel, you can consider subscribing it. The channel's name is EduTap JIBCIB. अगर कोई फीडबैक है या फिर आप कोई भी अपना डाउट जो है उसको रिजॉल्व करवाना चाहते हैं, then you can drop a mail to us at hello@edutap.co.in telephonically. This is the number where you can contact us.